कि आरक्षण का दायरा जैसे जैसे घटता जा रहा है और सरकारी नौकरियों की संख्या में कमी आ रही है, वैसे वैसे भारत के सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित समाज के प्रति उच्च जातियों के मन में घृणा का भाव बढ़ता जा रहा है। रिजर्वेशन का विरोध करने वाले 90% से ज्यादा लोगों के पास इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी होती है। हमें काफी प्रश्न मिलते हैं, जिसमें एक प्रश्न बार बार उपस्थित किया गया कि SC/ST वर्ग के आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो वर्ग है या मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन्हें आरक्षण मिलना क्या न्यायोचित है? कुछ पूछते हैं बड़े अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण मिलना कहां तक उचित है? इसमें SC/ST वर्ग के गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं पहुंचता। कुछ लोगों की दलील है SC/ST के अमीर लोगों के बच्चों को आरक्षण मिलना क्या मेरिट को डाइल्यूट नहीं करता? कुछ लोगों के तर्क है आरक्षण से एलिटिज्म बढ़ता है, आरक्षण का फायदा केवल उन दलितों को है जो आरक्षण का फायदा लेकर बड़े अधिकारी या बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। कुछ और तर्क है जिनके परिवार में आरक्षण 2 पीढ़ी को मिला है, उन्हें तीसरी बार नहीं मिले। SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया जाए और आगे जाकर वह यह भी दलील देते हैं कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो न कि जातिगत। परंतु SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर की बात को लेकर इतना प्रखर विरोध करने वाले कभी भी आगे आकर जाट, गुज्जर, पटीदार और मराठा लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट कास्ट है और हमेशा आरक्षण के विरोध में रहे, उनकी जो आरक्षण की मांग को लेकर बड़े आंदोलन हमने देखे, उनका इतना जोरदार विरोध करते नहीं दिखाई देते। स्त्रियों के लिए आरक्षण देने की डिबेट है, क्या उसमें क्रीमी लेयर को लेकर कोई विरोध या तर्क सुनाई देता है? दलित आदिवासी में क्रीमी लेयर की चर्चा शुरू करने से पहले पुनः एक बार हम SC/ST के आरक्षण को लेकर संविधान की सोच को समझते हैं। जब अनुसूचित जाति जनजाति की लिस्ट बनी थी, वह किस आधार पर बनी थी? जनसांख्यिकीय विशेषज्ञ मिस्टर हटन ने 1931 में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई थी, जिसका आधार था वह जातियां जिनके साथ अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार होता है। अस्पृश्यतापूर्ण भेदभाव से संरक्षण देने के लिए और प्रतिनिधित्व सरकारी पदों पर जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत में SC/ST के रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वह उनकी आर्थिक स्थिति के कारण न होकर उन्हें भेदभाव के विरुद्ध सेफगार्ड्स के रूप में है। भारत में भेदभाव उसकी जाति के कारण होता है, न कि उसकी आर्थिक स्थिति के कारण। अब प्रश्न यह उठता है, क्या SC/ST वर्ग के बड़े अधिकारी मिडिल क्लास या संपन्न लोगों के साथ अस्पृश्यता का पालन होता है या नहीं? संविधान में आरक्षण किसी एक व्यक्ति के प्रति भेदभाव होता है या नहीं, इस पर नहीं दिया जाता। यह पूरे समुदाय के प्रति अन्य लोगों के मन में जो भेदभाव है या ऊंच नीच की भावना है, इसको ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़े जाना इस बात को सिद्ध करता है कि इस विषय की समझ कितनी कम है। अगर कोई यह मानता है कि आरक्षण लेकर बड़े अधिकारी बनने के बाद उनके साथ भेदभाव खत्म हो गया, तो यह उनकी जाति व्यवस्था की सच्चाई की अज्ञानता को ही दर्शाता है। PS कृष्णन, जो सामाजिक न्याय के विशेषज्ञ है और मंडल आयोग के समय केंद्र सरकार के कल्याण विभाग में सचिव थे, वे कहते हैं दलित आदिवासी को क्रीमी लेयर के फ्रेमवर्क में नहीं जज किया जा सकता, परंतु इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है उनके साथ अस्पृश्यता का पालन होता है। कोई व्यक्ति कलेक्टर बन जाए, परंतु क्या समाज उसे अछूत मानना बंद करता है? वह आगे उदाहरण देते हैं। जगजीवन राम, जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्टर रहे, जब उन्होंने एक पुतले का अनावरण किया, उसके बाद में उस पुतले को गंगा जल से धोया गया। वह आगे कहते हैं SC/ST में क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट नहीं होने से केवल वेल ऑफ SC/ST का फायदा उठाते हैं, यह सही नहीं है। SC/ST में काफी कम लोग सरकार के उच्च पदों तक पहुंच पाते हैं। अगर इस समय यह लागू किया गया तो ऐसा होगा जैसे इंजन स्टार्ट होने से पहले गाड़ी में ब्रेक लगा दिया गया हो। SC/ST वर्ग के प्रोग्रेस में असली बाधा उन लोगों का इस वर्ग के प्रति नकारात्मक नजरिया है जो इस वर्ग के प्रमोशन के बारे में सोच विचार करता है। अगर हम हाल ही में कुछ उदाहरण बताएं
एक दलित जज के हाई कोर्ट के ट्रांसफर के बाद उसकी जगह आने वाले नए जज ने गंगाजल से कमरा साफ कर शुद्धि की थी। बिहार के दलित वर्ग के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी को एक मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उस मंदिर की शुद्धि की गई। प्रेसिडेंट कोविंद की पत्नी को जगन्नाथपुरी के सैंक्टोरियम में जाने से रोका गया। यह कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो वीआईपी लोगों के साथ ब्लैटेंटली हुए इसलिए सामने आए हैं, परंतु कुछ भेदभाव एससी एसटी वर्ग के अधिकारियों के साथ होते हैं जो काफी सटल या सूक्ष्म होते हैं, ऊपरी सतह पे दिखाई नहीं देते, और इस तरह के भेदभाव को साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। यह गलत धारणा है कि एक दलित आदिवासी आईएएस आईपीएस या अन्य कोई बड़े पद पर हो तो उसके साथ भेदभाव खत्म हो जाता है। इस विषय पर कोई रिसर्च रिपोर्ट या स्टडी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है जिससे यह स्पष्ट हो कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव होता है या नहीं। जिस देश में जाति लोगों के दिलो दिमाग में हावी रहती है, वहां यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल करे। भारत में, खासकर उत्तर भारत में, प्रशासनिक सेवा के डिस्ट्रिक्ट लेवल के उच्च अधिकारियों की पोस्टिंग के सर्वे उनकी योग्यता से ज्यादा जाति को महत्व दिया जाता है। कुछ साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन या जो भेदभाव ओवरटली नहीं होते या आम व्यक्ति जिसे देख नहीं सकते, इसे समझने के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे उदाहरण है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लो रैंकिंग देना, वार्षिक मूल्यांकन के समय एसीआर में कम ग्रेड्स देना, जिसे हम महत्वपूर्ण पोस्टिंग कह सकते हैं, उसके विचार के दायरे से उन्हें बाहर रखना और महत्वहीन पद प्रदान करना, उन्हें रिस्की और रिमोट एरिया में पोस्ट करना, छोटी गलतियों के लिए कठोर सजा देना, उनके साथ वार्तालाप करते समय गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करना, उन्हें नजरअंदाज करना और उनके दिए सुझावों को महत्व नहीं देना, उनके हार्ड वर्क की तारीफ नहीं करना, उन्हें किसी अवार्ड या रिकॉग्निशन के लिए नामोनित नहीं करना। As stated by Ashwini Deshpande, economic prosperity of lower caste does not solve the problem of discrimination, and the opposition that existed in India was to quota itself and not the basis of it. And the basis of discrimination is caste. भारत और नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में बहुजनों की आवाज को प्रकाशित करे।